दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हम साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे और दोस्तों ये साइंस का चौथा मॉडल सेट है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था। दोस्तों कम से कम 60 प्रश्न का उत्तर आपको सही पता होना चाहिए, तभी आपका तैयारी है वो अच्छा है, अन्यथा आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों कहता है कि भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट है इसकी आवृत्ति यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो देखिए जो भारत में विद्युत धारा उत्पादन होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज और कितना वोल्टेज होता है और 220 वोल्ट होता है। यानी कि वोल्ट में पूछेगा तो 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 50 हर्ट्ज, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। दोस्तों कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। दोस्तों कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो जो वायु का सूक्ष्म कण होता है वो प्रकाश के किस रंग को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा नीला रंग का, और इस कारण से हमारा आकाश है वो नीला प्रतीत होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए आपको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है, फोकस दूरी पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि यहाँ पर निकाल सकते हैं 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब देखिए 16 सेंटीमीटर प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है उत्तल दर्पण, तो देखिए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ पर अवतल दर्पण रहता तो हो जाता माइनस 16 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी कि कोई वस्तु है यानी कि कोई बिंब है उसका जो प्रतिबिंब का आवर्धन है वो क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिए ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, इसको आपको याद रखना है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। दोस्तों कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। दोस्तों नेत्र में मतलब कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नरौरा कहाँ है, तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, यानी कि
ये जो नरोरा विद्युत उत्पादन करने का जो संयंत्र है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी कि आपको बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताना है। तो देखिए बिना बुझा वाला चूना का सूत्र होता है CaO, और जब इसको बुझा वाला चूना यानी कि जब इसको पानी से अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि जब इसमें मिलाया जाता है क्या चीज़, पानी, तब बनता है बुझा हुआ चूना। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल 2। क्या होता है, CaOH का होल 2, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप लोग पहला और दूसरा मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वीडियो के समाप्त होने के बाद वहां से भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि Zn+CuSO4 यानी कि जिंक और कॉपर सल्फेट सभी करके क्या बन रहा है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फाइड और कॉपर। तो कह रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। दोस्तों यह अभिक्रिया वो कैसा है, तो देखिए इसमें जो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है वो जिंक से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर रहा है, यानी कि कॉपर को अलग कर रहा है। यानी कि हमारा जो अभिक्रिया होगा कैसा होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है। दोस्तों बेंजीन का अनुभार कितना होता है, तो सबसे पहले देखिए बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। देखिए आपको अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो होता है C6H6। और इसका जो अगर आपको स्ट्रक्चर पूछ दे, यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पूछ दे, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए आपको स्ट्रक्चर पार कर दिखाते हैं। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ये देखिए हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसका पूछा गया है अनुभार। और देखिए बाकी जो यहाँ पर सिरा होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है सभी जगह पे। ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिए सभी जगह हाइड्रोजन आप लोग लगा दीजिए, जितना भी किनारा है वहाँ पर हाइड्रोजन होगा। और ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। पूछा क्या गया है, बेंजीन का अनुभार। तो दोस्तों बेंजीन का जो अनुभार होता है वो कितना होता है, 72 होता है, यानी कि 72 होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों जैसे ही माइक्रो का बात किया जाएगा तो हमारा अभिप्राय क्या होगा, 10⁻⁻6। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। माइक्रोमीटर कहेगा तो 10⁻⁻6 मीटर होगा। इस तरह से माइक्रो एम्पियर कहेगा तो 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। देखिए कहता है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए एक चुंबक हम यहाँ पर पार लेते हैं। ये देखिए इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के जो बाहर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र वो होता है नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। अंदर पूछेगा तो दक्षिण से उत्तर होगा, और बाहर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण होगा। यानी कि इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, 12 का। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो विद्युन्मय तार का रंग देखिए लाल होता है, और उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। इसको आप लोग याद रखिए। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दोस्तों किस युक्ति में विभक्त वलय है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो जनरेटर में यानी कि जनित्र में या फिर डायनेमो में। अगर ऑप्शन में आपको डायनेमो रहेगा या फिर जनित्र रहेगा यानी कि जनरेटर रहेगा, दोनों हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि जल विद्युत संयंत्र
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि जल विद्युत संयंत्र, इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो कहता है कि यह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा को, यानी कि जो पानी का स्थितिज ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी कि जब मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको अगर जलाया जाता है तो जो आग उत्पन्न होता है उसका जो लौ होता है वो कैसा होता है, तो चमकीला उजला होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे क्या होता है, एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। दोस्तों लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, यानी कि देखिए एक जांच परख नली है, उसमें कोई विलयन है और उसमें जब हम लोग लोहे की एक कील को डुबाते हैं तो कुछ देर के बाद यानी कि आधा घंटा के बाद जो विलयन है वो उसका रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। तो वह विलयन कौन सा हो सकता है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 के जब विलयन में CuSO4 के विलयन में जब हम लोग लोहे की कील को डालेंगे तो जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग है वो बदल जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब, इसी को रक्तचाप भी कहा जाता है। तो रक्तचाप मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि रक्त का कौन से अवयव रक्त के स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या किसी कारण से कट जाता है तो जो खून होता है वह क्या होता है कुछ देर के बाद जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो यह जो थक्का बनकर अवरुद्ध करता है यह किसके कारण होता है, तो दोस्तों यह होता है प्लेटलेट्स के कारण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि अक्टूब ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों उसको सोडियम भी आवश्यक है, क्लोरीन भी आवश्यक है और फास्फोरस भी आवश्यक है, यानी कि हमारा उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 21वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफी ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा और अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और इस वीडियो को कम से कम आपको 10 दोस्त के पास शेयर करना है। दोस्तों अभी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और आपका तैयारी है वो उतना अच्छा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। दोस्तों पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है वो किसके लिए सहायक है, तो दोस्तों यह जो साइटोकाइनिन होता है वो लंबाई में वृद्धि के लिए भी सहायक होता है, तने की वृद्धि के लिए भी सहायक होता है और जो प्रकाश की ओर मुड़ता है इसके लिए भी साइटोकाइनिन है वो सहायक होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या चीज, प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और डी दिया गया इनमें से सभी। दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 23वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका
पीएच संभवतः होगा, यानी कि कोई विलयन है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि वह कौन सा कैसा विलयन होगा, वह अम्लीय विलयन होगा। और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से कम कौन है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, यानी कि यही 7 से कम है और इसका जो पीएच होगा वो 5 होगा, तभी वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। चलिए उसके बाद आइए 24वां क्वेश्चन में। देखिए 24 नंबर सवाल कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है, तो टमाटर से प्राप्त किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है, टमाटर से प्राप्त किया जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो पोटेशियम होता है। उसके बाद कौन होता है, सोडियम होता है। उसके बाद ऑन सो ऑन इस तरह से होता है। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, पोटेशियम हुआ, यानी कि के हुआ। दोस्तों इसी दोनों तत्वों में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है या फिर सोडियम है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा, पोटेशियम होगा। उसके बाद होता है सोडियम। तो हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि एक्वा रेजिया यानी कि रॉयल जल, इसी को क्या कहा जाता है, आम्लराज कहा जाता है। एक्वा रेजिया को ही आम्लराज कहा जाता है या फिर इसी को रॉयल जल कहा जाता है। कहता है कि किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक है, तो हाइड्रोक्लोरिक होता है 3 अनुपात में और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है 1 अनुपात में। हमारा उत्तर क्या होगा, 3 अनुपात 1। देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए 27वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, तो CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्डिहाइड। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, बताइए कि एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो क्या होता है। आपको कमेंट करना है कि एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो क्या होता है। आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। आप लोग रोक करके वीडियो को पहले कमेंट कर दीजिए कि जो अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह होता है वो क्या होता है। चलिए उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इसमें। तो दोस्तों इसमें कितना सहसंयोजक आबंध है यही आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जब आपको पूछे जाएंगे तो इसको रटना नहीं है, इसको आपको समझकर बनाना। अगर रट लीजिएगा तो आपको यहाँ पर चेंज कर देगा, तो बार बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे। देखिए C3 है, मतलब कि हम कार्बन को 3 बार खींच लेंगे, कार्बन को 3 बार खींच लेंगे। उसके बाद बाकी जगह क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन देंगे। देखिए बाकी जगह हाइड्रोजन देंगे, यहाँ पर देखिए H H H और यहाँ पर H, उसके बाद ऑन सो ऑन उसी तरह से सभी जगह H दे दीजिए। अब देखिए कार्बन 3 बार हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 बार। अब इसमें सहसंयोजक आबंध कितना यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक बंधन यहाँ पर हो गया 1, उसके बाद यहाँ देखिए 2, देखिए दूसरा कलर से करते तब आपको समझ में आएगा। देखिए एक यहाँ पर हो गया 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ 9 और एक यहाँ पर 10, यानी कि कितना सहसंयोजक बंधन हुआ, तो इसमें 10 सहसंयोजक बंधन हुआ, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आपको इसी तरह से बनाना है। चलिए उसके बाद आइए 29वां क्वेश्चन में। देखिए 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज होता है, यानी कि उसका जो आकार होता है, कैसे, बाएं से दाएं जाने पर। तो बाएं से दाएं जब जाएंगे तो इसका आकार होता है वो घट जाता है, और दाएं और अगर दाएं से बाएं आएंगे तो बढ़ता है। इस तरह के प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, यानी कि इस तरह से जो खड़ा खड़ा स्तंभ बनाया गया है वो कितना बनाया गया है, तो टोटल 18 स्तंभ है, यानी कि हमारा उत्तर कितना होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 31वां सवाल में। देखिए 31 नंबर सवाल काफी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि एक छात्र
जांच परख नली में जो टेस्ट ट्यूब होता है, शीशे का टेस्ट ट्यूब होता है, उसी को कहा जाता है जांच परख नली। कहता है कि एक छात्र जांच परख नली में कहता है कि लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट में कहता है कि कोई सार्वभौम सूचक को मिलाया जाता है तो उसका जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा होगा, नीला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। दोस्तों आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो देखिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए घास है, गेहूं है, आम है, तो देखिए आहार श्रृंखला नहीं हुआ। उसका देखिए घास है, उसके बाद बकरी है, उसके बाद मानव है, तो देखिए ये आहार श्रृंखला है। उसका देखिए बकरी, गाय, हाथी ये नहीं है। उसका देखिए घास, बकरी और मछली ये भी आहार श्रृंखला नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 33वां क्वेश्चन, कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। दोस्तों कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कितना गुना, 10 गुना। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 34 नंबर सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिए। कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के जो मध्य में खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 35वां क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में क्या होता है, XX लिंग गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। पावर दिया हुआ है 100 वाट और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखिए P बराबर एक फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है VI, यानी कि पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। तो हमको मान निकालना है I का, तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/V। अब देखिए पावर कितना है, तो पावर यहाँ पर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है, और नीचे कितना है 250 वोल्टेज है। अब देखिए दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और 5 गुने 5 यानी कि 25, यानी कि 2/5 आ गया। अब 2/5 इसको आप लोग भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 0.04 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसको आप लोग खुद से बना करके एक बार देख लीजिए और ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आप लोग फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों वंशागत नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए 38 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में विखंडन होता है। अमीबा में विखंडन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। दोस्तों पुष्प का यानी कि फूल का कौन सा भाग है वो परागकण बनाता है। यहाँ पर बनाता है, तो कौन सा भाग बनाता है, तो पुंकेसर है वो बनाता है परागकण को। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों मादा जननतंत्र का भाग कौन नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देखिए ए में दिया हुआ है अंडाशय, तो ये भाग है। उसका देखिए गर्भाशय भी भाग है। उसका देखिए शुक्रवाहिका, तो दोस्तों शुक्रवाहिका है वो नर जननतंत्र का भाग है। यह नर जननतंत्र का भाग है, यह मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन, कहता है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। दोस्तों कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, दिया गया ऑप्शन ए में गोनोरिया, बी है सिफिलिस
और सी है मस्सा और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है, तो इसमें मस्सा हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और सभी जितना भी रोग दिया हुआ है वो जनन संचालित रोग है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। दोस्तों पादप हार्मोन कौन है, देखिए इंसुलिन ऑप्शन है, थायरॉक्सिन है, एंड्रोजन है और साइटोकाइनिन है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है, पौधे को बढ़ने में सहायक होता है, यानी कि जो साइटोकाइनिन क्या है, यह एक पादप हार्मोन है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेरुरज्जु निकलता है। दोस्तों मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो मेंडुला से निकलता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, कहता है कि निम्न में से कौन सा है। दोस्तों पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, उसके बाद इंसुलिन और थायरॉक्सिन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जिब्रेलिन, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद आइए 45 नंबर सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बौना पौधा यानी कि छोटा पौधा, तो छोटा पौधा तो दोनों स्मॉल टी से, हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए वो 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी समझने वाला प्रश्न, इसको आप खुद से बना सकते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल कौन नहीं है, देखिए पैदल चलना, उसके बाद साइकिल से चलना, उसके बाद सी है मोटरसाइकिल से चलना। दोस्तों मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल से चलेंगे तो प्रदूषण होता है, यानी कि यह जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। दोस्तों जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है, तो वन है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। दोस्तों सुरंगम है वो किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखिए 49वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो अब आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पता था। दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए कहता है कि विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, बहुत आसान है, क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कॉमन, ये भी आसान है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है, 1 HP 1 हॉर्स पावर 746 वाट, इसको हम बहुत बार बता चुके हैं। चलिए कहता है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक, तो ये विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो ए मीटर का उपयोग होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो दोस्तों आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए मान लीजिए कि यह बैटरी है, यह क्या है, बैटरी है, इसको मान लीजिए बैटरी है, और यह बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको विद्युत धारा मापना है, तो यहाँ पर हम ए मीटर को जोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि ये इसमें ए मीटर जुड़ा हुआ है, इस तरह से देखिए, इस तरह से जोड़ेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम में। और अगर बैटरी से यहाँ डायरेक्ट जोड़ते हैं, यहाँ पर वोल्ट, इसको जैसे वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, तो ये हुआ समांतर क्रम में, यानी कि ये श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में। अगर ए मीटर रहेगा तो श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर रहेगा तो समांतर क्रम में। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 56 नंबर सवाल कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
चलिए उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है और याद करने में थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी हो जाता है। देखिए कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट तेज हैं, आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? टंगस्टन होगा। तो चलिए एक प्रश्न का जवाब आप खुद से दे दीजिए। बताइए कि जो विद्युत हीटर होता है, क्या होता है? विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किस धातु का बना रहता है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किस तत्व का बना होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। दोस्तों उसमें जो गतिशील कण होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए उसके बाद देखिए 60वां क्वेश्चन रिपीट हो गया। एमीटर से क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा माइंडेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। देखिए कहता है कि किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो हमको प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा। देखिए R बराबर V बटा आई कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 63 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? दोस्तों विद्युत फ्यूज है वो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि जब विद्युत जैसे कोई सर्किट है उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो गया तो क्या होता है? विद्युत फ्यूज है वो पिघल जाता है, यानी कि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है और वो पिघल जाता है, यानी कि विद्युत फ्यूज है वो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब आपको पूछ दिया कि बताइए कि जो विद्युत घंटी होता है, जो विद्युत घंटी होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत घंटी है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है और विद्युत फ्यूज है वो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए उसके बाद आइए। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी कि कौन सा फॉर्मूला है वो पावर का नहीं है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला मेन होता है वो क्या होता है? VI, यानी कि पावर का एक फॉर्मूला होता है VI। अब देखिए VI हो गया और आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो अगर हम लोग अगर V से V को रिप्लेस करेंगे, देखिए V से V को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? P बराबर यहाँ पर देखिए V के जगह पर IR लिख सकते हैं और गुने लिख सकते हैं I, मतलब कि P बराबर क्या हो गया? I² R हो गया। P बराबर I² R हो गया, यानी कि P बराबर VI भी हो गया, P बराबर I² R भी हो गया। तो देखिए जब I² R हो गया तो RI² तो नहीं हो सकता, यानी कि यह पद है वो पावर को निरूपित नहीं करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब एक बार आई को रिप्लेस कीजिए तो यहाँ पर आंसर VS² बटा R, यानी कि पावर बराबर VS² बटा R भी होता है, VI भी होता है और I² R भी होता है। ये तीनों फार्मूला होता है जो पावर का होता है और ये फार्मूला पावर का नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए 65वां सवाल कहता है कि किसी चालक के छोरों का विभवांतर V है, यानी कि इसका वोल्टेज दिया हुआ है V और प्रतिरोध R दिया हुआ है, तो धारा के बीच संबंध है, यानी कि आपको I का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR, यानी V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि विद्युत धारा में सही संबंध क्या है? V बराबर IR। तो यहाँ पर देखिए V बराबर IR कहीं पर नहीं है, तो I बराबर V बटा R भी नहीं है, तो R बराबर क्या होगा? R बराबर हो जाएगा I/V। R बराबर क्या हो जाएगा? I/V। देखिए यहाँ पर कंडीशन मिल गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर। आप लोग फार्मूला को इधर उधर कर करके चेक कर सकते हैं कि कौन सही उत्तर हो सकता है। चलिए उसके बाद ये 66 नंबर क्वेश्चन में देखिए
कहता है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन को से बनता है। एक कूलम कितने प्रोटॉन से बनता है, यही आपको बताना है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 6.25 × 10⁻⁻18, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि ओम के नियम का सूत्र है। दोस्तों ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I × R होता है। V बराबर I × R होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक है। दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रतिरोध नहीं पूछा गया, प्रतिरोधकता पूछा गया। प्रतिरोध पूछता तो क्या होता है ओम, और प्रतिरोधकता पूछा है तो क्या होगा, ओम मीटर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध होगा। दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V²/P। देखिए ये फॉर्मूला अभी हम निकाल के बताए थे। देखिए यहाँ पर बताए थे ना कि R बराबर क्या होता है, V²/P होता है। देखिए थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर बताएं, कहीं पे बताए हैं V²/P होता है। अब देखिए इसी फार्मूले पर आपको बनाना है। तो देखिए V² वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो 220 गुना करने का कितना आएगा, 484 पर 00 आ जाएगा। उसके बाद नीचे में 100 वाट है, तो 100 से 100 कैंसिल, 484 ओम हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग फार्मूला को अच्छी तरह से कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो R बराबर क्या होगा, V/I होगा। R बराबर क्या होगा, V/I। V कितना है, 220 वोल्ट है। I कितना है, 2 है। तो इससे भागा देंगे तो 11 × 22, यानी कि 110 ओम आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 71वां क्वेश्चन, कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में, यानी कि कितना 60 सेकेंड में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड दिया हुआ है, 60 सेकेंड। अब देखिए कूलम, यानी कि आपको चार्ज कितना दिया हुआ है, Q बराबर कितना दिया हुआ है, तो 120 कूलम दिया गया। और देखिए एक फॉर्मूला होता है I बराबर होता है Q × T होता है, सॉरी Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला से क्या होता है, Q बराबर IT होता है, यानी कि I बराबर कितना होगा, QT होगा। Q कितना है, तो 120 कूलम है, और T कितना समय है, 60 सेकेंड। इसको भागा दीजिए 60 × 120, यानी कि 2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। इसको फॉर्मूला का आप लोग रख लीजिए, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, यानी कि चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट × टाइम। चलिए उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल से उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा शुद्ध जल। हमारा आंसर क्या होगा, शुद्ध जल, यानी कि डेंगू कहेगा तो शुद्ध जल होगा। और एक प्रश्न आता है मलेरिया, तो देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होता है मादा एनोफिलिस, वो किस तरह के जल में रहता है, गंदा जल में रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें, अगर पूछेगा मलेरिया तो गंदा जल, डेंगू तो शुद्ध जल। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं जायगोट या युग्मनज कहते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्लेनेरिया में कहता है कि अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्री केसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। दोस्तों हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है। दोस्तों किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ गाय, मनुष्य, मेढक, कुत्ता। तो दोस्तों बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि है। दोस्तों स्पाइरोगाइरा में जो प्रजनन की विधि होता है वो कौन सा होता है, तो दोस्तों इसमें होता है पुनरुद्भवन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन
देखिए कहता है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 हो गया। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो कम से कम आप लोग 10 दोस्त में इसको शेयर कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। पूछा क्या गया है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 6 परमाणु है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आप लोग तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट और इसका पहला जो पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के सबसे पहले आप लोग मॉडल पेपर के सभी वीडियो के देख लीजिए। क्योंकि आप लोग मॉडल पेपर का वीडियो अगर देखते हैं तो आपको सभी चैप्टर का रिवीजन एक साथ होता है, और सिर्फ एक चैप्टर का देखते हैं तो आपको एक ही चैप्टर का रिवीजन होता है। और अगर परीक्षा में आप लोग बेहतर तैयारी चाहते हैं तो जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग मॉडल पेपर को कवर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो।